नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान का निर्माण, जिसमें आज का ये वीडियो पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले हम लोग है जो कि 3 क्लास कर चुके हैं। तो कल हम लोगों ने है जो कि 5वां जो अधिवेशन तक है जो कि पढ़ लिया था। 5वां अधिवेशन यानी भारत को स्वतंत्रता दिला दी थी, भारत को स्वतंत्र कर दिया था, आज़ाद कर दिया था। यानी 5वें अधिवेशन जो कि 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 तक चला था, जिसमें यानी चौथा जो अधिवेशन था उसके अंदर जुलाई के अंदर 14 जुलाई को उसमें क्या है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पेश किया गया था और उसको 5वां अधिवेशन 14 अगस्त से जो कि 30 अगस्त 47 तक चला था। इसमें हम कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जो कि क्या किया गया था, पारित कर दिया था। और इसने संविधान सभा को 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में? संविधान सभा को 2 भागों में बांट दिया था। तो उनको हम क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। कल कहाँ तक लिखा था, चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करो। केवल 5वां अधिवेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये पारित कब हुआ भाई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, ये 5वां जो अधिवेशन था, 5वां अधिवेशन में इसको है जो कि पारित कर दिया गया था। ठीक है, 5वें अधिवेशन में है जो कि इसको पारित कर दिया गया और इसने संविधान सभा को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, 14 अगस्त संविधान सभा को इसने 2 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग हो गए? एक तो भारत की अलग हो गई और पाकिस्तान की अलग हो गई। ठीक है, अब उसको हम सारणी बना के अच्छे से समझते हैं। और कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या कितनी रखी गई थी, पाकिस्तान में कितनी चली गई, क्योंकि भारत अलग हो गया। तो इसके बाद में यानी इसको संविधान सभा को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं। और 5वें अधिवेशन में और हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, यानी 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को JL नेहरू के द्वारा यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को संबोधित किया गया, यानी एक भाषण दिया गया। तो उस भाषण को भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित, यानी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। ठीक है, तो 5वां अधिवेशन हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद में 5वां पूरा पढ़ा नहीं था ना, उसके अंदर इसमें पढ़ते हैं हम ना। तो इसमें आप एक बात ये भी इसमें पढ़ी थी हम लोगों ने, कहाँ तक ये, चलो 5वां पूरा ही पढ़ देते हैं। अधिवेशन, 5वां अधिवेशन लिखो। पांचवा अधिवेशन 14 अगस्त से 30 कब तक चला था? अगस्त, है ना। 14 अगस्त से 30 अगस्त 47 तक चला था। फिर इसके बारे में अधिनियम के बारे में जो कि पारित कब हुआ था, और 14 अगस्त को मध्य रात्रि को जो जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था संविधान सभा को, तो इसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली है। ठीक है, और इससे आगे है जो कि हम बात करते हैं 15 अगस्त 47 को। 15 अगस्त 1947 को माउंट बेटन आता है। माउंट बेटन आके और संविधान सभा में भाषण देता है, या फिर हम कह सकते हैं संविधान सभा को संबोधित करते हैं कि
अब आप आज़ाद हो गए, अब आप स्वतंत्र हो गए हैं और अब आप अपना काम कीजिए। यानी फिर भारत है जो कि आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 तक चला। ठीक है। और एक चीज़ लिख दो इसमें, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन के द्वारा संविधान सभा को संबोधित किया गया। 47 को माउंटबेटन द्वारा संविधान सभा को संबोधित किया गया। ये इसका आखिरी संबोधन था, यहाँ पर भारत में आखिरी संबोधन था ना, क्योंकि उसके बाद में देश आज़ाद हो गया, उनका संबोधन क्यों सुनेंगे। फिर बात आती है, एक नंबर पॉइंट लगा के लिखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या किस प्रकार से रही थी। यानी कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य जो नियुक्त, हम कह सकते हैं कितने सदस्य रखे गए थे, जिसमें से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद में संविधान सभा को 2 भागों में बांट दिया गया और कितने सदस्य भारत में वर्तमान संविधान सभा में रहे हैं और कितने पाकिस्तान में चले गए। ठीक है। और शेष कितने बचे हैं, वास्तविक कितने हैं, इन सभी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बिल्कुल बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक नंबर पॉइंट लगाइए। यही लिखते हैं आगे ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद के पश्चात भारतीय संविधान सभा में कुल संख्या, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की देखो, हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के अनुसार। पहले कितनी थी कैबिनेट मिशन, ऐसे सीधा लिख दो, कैबिनेट के अनुसार कितनी थी, 389 थी। फिर पाकिस्तान में कितनी चली गई उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ब्रिटिश प्रांत में कितनी संख्या थी, 292। फिर बात करते हैं देसी रियासत में, DR लिख रहा हूं ना, देसी रियासत में कितनी थी, कुल 93। फिर बात आती है चीफ कमिश्नर, इसको लिख रहा हूं CC से, चीफ कमिश्नर, इसमें थी 4। कुल मिलाकर के कितनी थी, 389। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के अनुसार कितनी सीटों की संख्या थी दोस्तों, 389 सीटों की संख्या थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से थी 292 और
देसी रियासत से थी 93, 93 और 4 थी चीफ कमिश्नर से। अब इसमें बात करते हैं कि पाकिस्तान में कितनी चली गई। देखो 292 में से पाकिस्तान में चली गई 66 सीट, ब्रिटिश प्रांत की 66 सीट चली जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। फिर बात आती है 93 से कितनी सीट, 4 सीट चली जाती है देसी रियासत से है जो कि पाकिस्तान में चली जाती है, और 1 सीट चली जाती है चीफ कमिश्नर की। कौन सी चली जाती है, ब्रिटिश बलूचिस्तान। कौन सी चली जाती है, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 सीट कौन कौन सी थी भाई, नाम लिख लेते हैं। खैरपुर, खैबर पख्तून, खैबर पख्तून, खैबर पख्तून, बहावलपुर, और एक थी बलूचिस्तान। ये किधर लिख रहा हूं, बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये 4 सीट है जो कि देसी रियासत की किस में चली जाती है, पाकिस्तान के अंदर। खैरपुर, खैबर पख्तून, बहावलपुर और एक है जो कि बलूचिस्तान, ये इसमें चली जाती है, ठीक है। और एक चीफ कमिश्नर की सीट जो कि इस ब्रिटिश से बलूचिस्तान जो है वो चली जाती है पाकिस्तान में। अब बात करते हैं कि इसमें शेष कुल कितनी सीटें बची है, ठीक है। कैबिनेट मिशन के अनुसार जो सीटें थी उसको आधी पाकिस्तान में बढ़ जाती है, तो अब शेष कितनी बची है, शेष कुल संख्या कितनी रहती है भाई, शेष कुल संख्या 292 से 66 निकाले कितने बचेगा, 6, 12, 226, 226 सीट शेष बची है किसके पास में, क्या ब्रिटिश प्रांत। और देसी रियासत में है जो कि 4 निकाले तो कितनी बच गई, 93 से 4 निकालो कितनी बचेगी, 89। और इसमें 4 में से 1 निकालो 3, ठीक है। और अब बात करते हैं इसमें शेष वास्तविक संख्या, किसकी बात करेंगे, वास्तविक। वास्तविक संख्या की किस प्रकार से आंकड़ा निकालेंगे भाई, देखो ये जो 93 सदस्य है ना, 93, इनमें से 16 जो सदस्य थे हैदराबाद से, ये दिख नहीं रहा ना, 16 सदस्य थे हैदराबाद से, वो कभी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। हैदराबाद से कितने थे, 16 सदस्य, ये कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। 3 सदस्य थे जम्मू कश्मीर से, कितने थे, 3 सदस्य जम्मू कश्मीर से, जो पहले तो संविधान सभा में शामिल हुए थे लेकिन उसके बाद में वो संविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुए। कितने, 3, तो मतलब ये कुल मिलाकर के 16 सदस्य जो हम कह सकते हैं J&K, और इसको मिला करके 3 सदस्य, ठीक है। तो हैदराबाद से 16 और 3 सदस्य J&K से मिला करके 19 सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, इसलिए 89 से 19 निकाले तो कितना हो जाएगा, 70 संख्या, 70। और इसमें 66
इसमें तो कंप्लीट यही हो जाएगा 226। इसमें वास्तविक संख्या यही हो जाएगी 226 और इसमें 3। ठीक है, अब बात करते हैं ये टोटल संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी 389 और इसमें 71 किस में चली जाती है 71 चली जाती है पाकिस्तान में 71 चला जाते हैं पाकिस्तान में और ये कितनी हो गई 218 और ये कितनी हो गई 199। अच्छा 218 क्या, हाँ 318 सॉरी 226 तो ये यहीं पे पड़े हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो आंकड़ा प्रश्न आपका किसी भी प्रकार से बन सकता है, उसको ध्यान में रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा है। अगर पूछ ले कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की कुल सीटों की संख्या कितनी थी तो 389। अभी 324 भी आगे हम पढ़ेंगे 324। अब इसमें कुल शेष संख्या कितनी बची संविधान सभा के पास में 318। वास्तविक संख्या की बात करें तो 199। कितनी है दोस्तों, मैं गलत क्यों लिख रहा है 226 है तो 299 है ना तो वास्तविक संख्या कितनी होगी 299। संविधान सभा के पास वास्तविक संख्या 1947 के बाद में है जो कि कितनी रही थी 299 और शेष कुल संख्या जो कि पाकिस्तान के अलग होने के बाद में पाकिस्तान संविधान सभा अलग होने के बाद में 318 और कुल कितनी थी 389 जिसमें से पाकिस्तान में कितनी चली गई 71 सीट। ठीक है, 66 ब्रिटिश प्रांत से चली गई, देसी रियासत से 4 सीट चली गई और एक चीफ कमिश्नर से चली गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कुछ? इसको हम एक बार इस सारणी को बना लो आप और उसके बाद में हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। लाइन टू लाइन में लिखवा दूंगा किस प्रकार से कौन सी सीट कहाँ गई कैसे गई। ठीक है, तो फिर लिखो इसको। नोट कर लो जैसे लिखा है वैसे। लिख लिया? ठीक है, नोट कर लिया? चलो अब लिखो, आप इसको नोट करके लिख लो। देसी रियासतें ऐसे लिखो, कुल रियासत कौन सी देसी रियासत जो थी, कुल देसी रियासतों में से, कुल रियासतों में से 4 सीट पाकिस्तान में चली गई। कौन कौन सी भाई? 4 सीट पाकिस्तान में, 4 रियासत पाकिस्तान में चली गई।
पाकिस्तान में चली गई। नाम लिख लो उनका, खैरपुर खैबर पख्तून, और बहावलपुर, और एक कौन सी थी, बलूचिस्तान। फिर एक इसमें और लिखो, नोट में लिख दो, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिनके सदस्य कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, जिनके सदस्य कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। शामिल नहीं हुए। ठीक है। और जम्मू कश्मीर वाले भी इसमें शामिल नहीं है, और जम्मू कश्मीर का तो बाद में अलग संविधान भी बना था और उनकी अलग संविधान सभा भी बनी थी। ठीक है। और इसमें लिख दो कुल कितने सदस्य थे, 16 सदस्य थे। सोलह सदस्य थे। ठीक है। आगे लिखो, संविधान सभा में सबसे अधिक आवंटित सीटें कहां से थी? संविधान सभा में सबसे ज्यादा अधिक आवंटित सीटें ब्रिटिश प्रांत की कुल कितनी संख्या थी भाई? कितने ब्रिटिश प्रांत थे? 11, जिनमें से संयुक्त प्रांत जो है उसमें सबसे अधिक थी, 55 सीट थी। ब्रिटिश प्रांत में ब्रिटिश प्रांत, इसमें संयुक्त प्रांत जो है, संयुक्त प्रांत किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। कितनी सीटें थी इसमें? 55 सीटें। सीटें। ठीक है, सर्वाधिक का पता लग गया। और इसके बाद में लिखो, संविधान सभा में भाग लेने वाले सबसे अधिक सीटें। संविधान सभा में भाग लेने वाले सबसे अधिक सीट संख्या। संविधान सभा में भाग लेने वाली सबसे अधिक सीट संख्या। किस प्रांत से थी भाई? किस रियासत से थी? मद्रास ब्रिटिश प्रांत थे। मद्रास भी किसका भाग था? ब्रिटिश प्रांत का। मद्रास कॉस्ट में लिख दो, ब्रिटिश प्रांत। कितनी सीटें थी?
49 सदस्य। ठीक है, फिर लिखो देशी रियासत सर्वाधिक आवंटित संख्या जो हैदराबाद से 16 और सर्वाधिक भाग लेने वाली संख्या मैसूर 7। देशी रियासतें जिसमें सर्वाधिक आवंटित तो हैदराबाद से 16 हो गई और सर्वाधिक भाग लेने वाली मैसूर से 7 संख्या। लिख लिया यहां तक? चलो लिखो देशी रियासतें सर्वाधिक आवंटित सीट संख्या कहाँ से? हैदराबाद से। कितनी थी? 16। और सर्वाधिक भाग लेने वाली सीट संख्या कितनी थी? मैसूर। कितनी थी? 7। लिख लिया यहां तक? पहला बिंदु था ये जिसमें पाकिस्तान जो कैबिनेट मिशन के अनुसार जो सीटें थी उनमें से पाकिस्तान की सीटों को निकाला था और संविधान सभा के अंदर भारतीय की वर्तमान जो सीटें थी तत्काल की उस टाइम की 47 के बाद में उनके बारे में बात की है। और दूसरा बिंदु इसमें लिखो कि 15 अगस्त 1947 से जब तक संविधान लागू नहीं हो जाए। संविधान लागू कब होगा? संपूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तब तक भारत का जो शासन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, ये भी किस में बात आई है? 5वां अधिवेशन। ठीक है, 5वें अधिवेशन में। दूसरा बिंदु लगा के लिखो पंद्रह अगस्त 1947 से जब तक भारत का संविधान लागू न हो जाए, लागू न हो जाए। कब लागू होगा? 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 तक लागू न हो जाए, तब तक भारत का शासन कैसे चलेगा? किसके अनुसार? भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग चलेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। अधिनियम 1935 के अनुसार
चलाया जाएगा। ठीक है, ये दूसरा बिंदु है। फिर लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, यानी अब संविधान में जो भारत की संविधान सभा है वह एक संप्रभु यानी एक स्वतंत्र निकाय बन गई थी। संप्रभु का मतलब अब वह बाहर का या फिर अंदर का किसी का भी दबाव सहन नहीं करेगी, वो अपने स्तर पर काम करेगी। यानी अब का मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद में देश हो जाता है आज़ाद, स्वतंत्र हो जाता है पूर्ण रूप से। अब संविधान सभा जो है एक संप्रभु यानी स्वतंत्र निकाय बन जाती है। और 1947 के अधिनियम के बाद 1947 के अधिनियम के बाद में संविधान सभा बिना किसी, हम कह सकते हैं बाहरी दबाव को, बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य करने लगी। लिखिए इसमें, तीसरा बिंदु लिखो, अब संविधान सभा एक संप्रभु या हम कह सकते हैं स्वतंत्र निकाय बन गई है। स्वतंत्र निकाय बन गई है। जो 1947 के अधिनियम के पश्चात 1947 के अधिनियम के पश्चात अब बिना किसी बाहरी दबाव के काम करेगी। अब बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य करेगी। अब बिना किसी यहाँ तक लिख दिया ना, बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य करेगी। ठीक है, इसके बाद में चौथा बिंदु लिखो आप, संविधान सभा अब संविधान बनाने के साथ में दो काम करने लग गई। संविधान सभा यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पेश होने के यानी पारित होने के बाद में चौथे संविधान संशोधन चौथे अधिवेशन के अंदर है जो कि उसको क्या किया था, पेश किया था, और 5वें अधिवेशन में है जो कि वो पारित हो जाता है। और उसके बाद में संविधान सभा है जो कि हम कह सकते हैं संविधान बनाने के साथ में विधायिका के रूप में भी कार्य करने लगी थी। और इसमें दो रूप के अंदर हम बात कर सकते हैं, दो रूप अगर इसका बन गया है तो संविधान सभा जो है संविधान बनाने का जब कार्य करती है तो उसका अध्यक्ष के रूप में बात करते हैं हम राजेंद्र प्रसाद की, और वही जब विधायिका के रूप में काम करते हैं यानी संसद के रूप में काम करते हैं तो उसकी अध्यक्षता करते हैं जीवी मावलंकर। कौन करते हैं दोस्तों? जीवी मावलंकर। विधायिका के रूप में जब संविधान सभा काम करती है तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जीवी मावलंकर। और संविधान बनाने के रूप में काम करती है तो राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते हैं। विधायिका के रूप में मतलब क्या करते हैं वो, यानी कानूनों का क्रियान्वयन करना, उसको लागू करने का जो काम है और उसमें संशोधन करना। विधायिका के रूप में कानूनों को लागू करना और संशोधन करना का काम होता है।
किसका? संविधान सभा का, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जीवी मावलंकर। यहां तक लिख दिया आपने। अब लिखो संविधान सभा संविधान निर्माण के साथ साथ विधायिका के रूप में भी कार्य करने लगी। संविधान सभा कितने पॉइंट लिख दिए हमने? 3 पॉइंट लिख दिए, चौथा लिखो। संविधान सभा अब संविधान निर्माण के साथ साथ, या ऐसे लिख सकते हो संविधान बनाने के साथ साथ विधायिका के रूप में भी कार्य करने लगी। विधायिका के रूप में भी कार्य करने लगी। जिसमें लिखो संविधान सभा, पहली बात तो ये लिखो इसमें, संविधान सभा जब संविधान बनाने का कार्य करती है, एक तो काम करती है संविधान बनाने का काम, बनाने का कार्य, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं भाई? इसके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। और जब इस संसद के रूप में कार्य करती है, यानी विधायिका के रूप में, वर्तमान में हम संसद कह सकते हैं। दूसरा बिंदु ये है इसमें, संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य, विधायिका के रूप में कार्य, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं भाई? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। लिख लिया यहाँ तक? फिर एक लाइन और लिख लो, विधायिका का काम क्या होता है भाई? संविधान यानी कानूनों को लागू करना व उसमें संशोधन करना, किसका काम होता है? विधायिका का। ऐसे लिखो, विधायिका के रूप में संविधान सभा किस प्रकार से कार्य करती थी? कानूनों को लागू करना या उसमें संशोधन करना। विधायिका के रूप में कार्य, विधायिका के रूप में कार्य। कानूनों को लागू करना व उसमें संशोधन करना। व उसमें संशोधन करना।
किसका काम होता है? विधायिका का काम, जो कि विधायिका इसमें लिख सकते हैं हम संसद के रूप में। किस प्रकार से काम करती थी? संसद के रूप में। ठीक है। और छठा अधिवेशन पढ़ते हैं, पहले उससे पहले एक लाइन और लिख लो नोट लगा के कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। जो किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। क्यों किया गया भाई? संविधान सभा के द्वारा क्यों किया गया? देखो, इसमें बात करते हैं कि वर्तमान में अगर कोई संविधान संशोधन किया जाता है, कानून का कोई संशोधन किया जाता है, तो कौन करता है? संसद करती है। ठीक है। संसद में लोकसभा है, लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है। उसी के अनुसार हम बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1951 के अंदर। तो उसको हम कह सकते हैं, उसका संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था? तो वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम लोकसभा और राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था। क्योंकि भारत में प्रथम बार हम कह सकते हैं, पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में लोकसभा राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे, तो उसके बाद में लोकसभा राज्यसभा का हम कह सकते हैं गठन हुआ था। तो 1952 में हुआ था। और 51 में पहली बार जो संविधान सभा का जो संविधान संशोधन जो हुआ था, वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। उसमें ये संबंधित था संशोधन, अनुसूची 9 जोड़ी गई थी ना। तो एक लाइन लिख लो आप इसमें। यहाँ तक लिख दिया? हाँ, लिखो इसको। लिख लिया? अब एक नोट लगा के लिखो, प्रथम संविधान संशोधन 1951 संविधान सभा द्वारा किया गया। प्रथम संविधान संशोधन, ये प्रश्न पूछा भी गया है सेकंड ग्रेड में। प्रथम कि ये किसके द्वारा किया गया? और उसमें ऑप्शन था क्या राज्यसभा द्वारा नहीं किया गया? तो कथन क्या राइट था, राज्यसभा द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि लोकसभा के द्वारा नहीं हुआ तो फिर राज्यसभा कहाँ से? और ये संविधान सभा के द्वारा हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन कब की बात है? 1951 प्रथम संविधान संशोधन 1951 संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। अब आप हेडिंग लगाओ छठा अधिवेशन। छठा अधिवेशन, ये 1 दिवसीय अधिवेशन था। इसमें क्या किया गया था? ये 1 दिवस का यानी 1 दिन का हम कह सकते हैं अधिवेशन था। 27 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 27 जनवरी 1948 को, जिसके अंदर संविधान सभा की 6 सदस्य सीट है जो किसमें बढ़ाई गई थी। कब हुआ था? यहाँ पे ठीक है, 27 जनवरी 1948 को इसमें 6 सीट बढ़ाई गई। इतना ही काम किया गया। 6 सीट संख्या जोड़ी गई। ठीक है। एक तो पूर्वी पंजाब से जोड़ी गई, चार
और एक बंगाल से 2, बंगाल से 2 सीट, कुल मिलाकर के 6 सीट है जो कि इसमें जोड़ी गई थी। पूर्वी पंजाब से 4 और बंगाल से 2 सीट, इस प्रकार से 6 सीट जो है संविधान सभा में जोड़ी गई थी। और टोटल सीट कितनी थी भाई हमारे पास में? 47 के बाद में 318 थी, और 6 और जोड़ दो तो कितनी हो गई? 324 सीट है जो कि संविधान सभा में 27 जनवरी 1948 के रूप में हमें बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। एक दिवसीय अधिवेशन अधिवेशन जिसमें, अच्छा, एक दिवसीय अधिवेशन कब हुआ था? ये 27 जनवरी 1948 को हुआ था, जिसमें जिसमें 6 सदस्यीय संख्या को बढ़ाया गया, जिसमें संविधान सभा की 6 सदस्य संख्या को बढ़ाया गया, जिसमें संविधान सभा की 6 सदस्य संख्या को बढ़ाया गया। ठीक है, कौन सी कहाँ से बढ़ाया गया? पहला पूर्वी पंजाब से कितनी संख्या बढ़ाई गई? 4। पूर्वी पंजाब से 4 सीट, और बंगाल से 2 सीट, बंगाल से 2 सीट, कुल मिलाकर 6 सदस्य सीट जोड़ी गई। कुल मिलाकर 6 सदस्य संख्या जोड़ी गई। तो पहले कितनी थी? अब लिख दो बराबर करके 318 प्लस 6 बराबर 324। तो कितनी हो जाती है संविधान सभा के अंदर सदस्य संख्या? 324 हो जाती है। ठीक है, थी कितनी भाई? पहले 318 कहाँ, अब बाकी कहाँ निकाल दी हमने? पाकिस्तान में चली गई ना। तो मैं बोल रहा था ना कि 324 का भी जिक्र करेंगे, तो वो यहाँ पे है। इस प्रकार से संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 318 प्लस 6 बराबर 324 कुल संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या ये हो गई है। उसके बाद में बात करते हैं ऐसे संविधान संशोधन के अंदर BN राव के द्वारा संविधान सभा के, देखो BN राव की बात करते हैं, पहले लिखो इसको। वो उसने प्रारूप तैयार करके, प्रारूप समिति के सदस्य जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो BN राव ने संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को है, जो कि प्रारूप तैयार करके देते। ठीक है, और उसको हम कह सकते हैं 7वें
अधिवेशन से लेकर के 10वें अधिवेशन तक उस पे है जो कि चर्चा करते हैं, उसमें हम आगे पढ़ते हैं उसको। तो BN राव जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने है जो कि संविधान निर्माण का एक खाका तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था कि इस प्रकार से संविधान होना चाहिए। उसके बाद में उस पर चर्चा की गई संविधान सभा में, उसके बाद में फिर से उस पर है जो कि भीमराव अंबेडकर ने है जो कि अपना काम किया था। और BN राव ने जो प्रारूप तैयार करके जो दिया था उसके अंदर 243 अनुच्छेद थे। कितने थे? 243 अनुच्छेद थे, प्लस 13 अनुसूची थी। और जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया था उसके अंदर 315 अनुच्छेद प्लस 8 अनुसूची थी। ठीक है, तो उन सभी के बारे में बात करते हैं। BN राव जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि क्या थे? ये एक संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और अब एक बात ये आती है कि जब संविधान सभा में ये सदस्य नहीं है तो ये काम कैसे कर सकते हैं? तो BN राव जो है वो इनको हम कह सकते हैं तत्कालिक वाइस राय जिसका नाम था वेवेल के द्वारा BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में है जो कि इनको नियुक्त किया जाता है। फिर उनके बाद में है जो कि इन्होंने काम किया था। और इनके साथ ही अगर बात करें इनके व्यक्तित्व के रूप में, तो BN राव जो है कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे थे। और भारत का जो संविधान का जो प्रारूप जब इन्होंने तैयार किया था, तो इन्होंने साथ साथ में है जो कि एक देश और था म्यांमार, जिसको ब्रह्मा के नाम से जानते थे, तो उस देश का भी संविधान का प्रारूप इन्होंने है जो कि तैयार किया था। किसने किया था? BN राव ने। ठीक है, तो अब BN राव के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 6वें अधिवेशन के अंदर, अधिवेशन चेंज नहीं करना, 6ठा अधिवेशन है, इसमें लिखो आप BN राव। ये एक संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। लिखो तो लिख दो कोष्टक में, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, सॉरी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इन्होंने एक संविधान, भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, और वो किसको दिया था? भीमराव अंबेडकर को। तो ये संविधान के सदस्य नहीं थे। इनके द्वारा जो संविधान का प्रारूप पेश किया गया उसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? 243 अनुच्छेद थे, प्लस 13 अनुसूची थी। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनके द्वारा संविधान सभा में इनके द्वारा संविधान का प्रारूप पेश किया गया, में कुल अनुच्छेदों की संख्या, जिनमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी भाई? अनुच्छेदों की संख्या कई 240 पढ़ते हैं, रियल में 243 है। ठीक है ना, 243 संख्या थी। और अनुसूची की संख्या 13 थी। अनुसूची की संख्या
13 थी। लिखा है यहाँ तक। और इनके व्यक्तित्व की बात करें, पहले एक लाइन दूसरी लिखो इसमें कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार वायसराय वेवेल द्वारा नियुक्त किया गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार वायसराय वेवेल द्वारा नियुक्त किया गया। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? नियुक्त किया गया था। और अब उनके व्यक्तित्व का नाम लिखो। कश्मीर के ये क्या थे? प्रधानमंत्री भी रहे थे। BN राव चलो यहाँ आगे लिखो। यहाँ तक लिख लिया। कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। कश्मीर के प्रधानमंत्री और म्यांमार, जिसको क्या कहते थे? ब्रह्मा। पहले क्या कहते थे? ब्रह्मा। म्यांमार के संवैधानिक सलाहकार थे। वहाँ के भी संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने वहाँ का भी साथ साथ संविधान का प्रारूप तैयार किया था। प्लस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। अब लिखना आपको 7वां अधिवेशन, नवंबर 48 से जनवरी 49 तक। सातवां अधिवेशन कब से कब तक चला था? नवंबर 1948 से जनवरी 1949 तक। और इस अधिवेशन के अंदर बात करें
ठीक है, तो पहले इसमें समझते हैं कि 7वां जो अधिवेशन है ये नवंबर 48 से जनवरी 49 तक चला था। और छठे अधिवेशन से लेकर के, कब से, छठे अधिवेशन की जो हम बात कर रहे थे, इस अधिवेशन से लेकर के 7वें अधिवेशन तक है, जो कि प्रारूप समिति के द्वारा BN जो राव, इसका जो प्रस्ताव था, ये जो प्रारूप था, इस पर चर्चा की गई थी। और 7वें संविधान संशोधन में प्रारूप समिति के द्वारा, प्रारूप समिति यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा, इसके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप जो है वो पेश किया गया। कब किया गया? 7वें संविधान के अंदर, 7वें अधिवेशन के अंदर। क्या हो गया? मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, 1 मिनट। हालांकि पानी पीने से क्या ही होगा, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा दिमाग ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नवंबर 48 से लेकर जनवरी 49 तक है, जो कि 7वां अधिवेशन चलता है। और छठे अधिवेशन से लेकर के 7वें तक तो चर्चा की गई कि जो BN राव के द्वारा प्रारूप दिया गया था उस पर। और 7वें अधिवेशन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर प्रारूप समिति के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से काम कर रहे थे अंबेडकर, इनके द्वारा एक संविधान सभा में प्रारूप पेश किया गया, ठीक है। और जिसके अंदर अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद की संख्या 315 थी और अनुसूची की संख्या थी 8। अगर आपसे पूछा जाए कि BN राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, जो पेश किया गया था प्रारूप, उसके अंदर अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? तो 243 थी और 13 अनुसूची थी। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा 7वें अधिवेशन में पहला जो प्रारूप, यानी प्रारूप समिति के द्वारा, ये जो प्रारूप की बात करें 7वें अधिवेशन के अंदर, ये प्रारूप समिति के द्वारा पेश किया जाता है। और उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो इसके अंदर बात करें प्रारूप समिति के द्वारा जो पेश किया जाता है, इसमें 315 अनुच्छेद प्लस 8 अनुसूची की बात की गई है कि इसमें जो इतने का उल्लेख मिलता है। और संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन जो 4 नवंबर से 9 नवंबर 48 तक चलता है। वाचन का मतलब क्या होता है? कि पठन। वाचन का मतलब संविधान को पढ़ करके सुनाना। क्या करते हैं? पढ़ करके सुनाना पूरी संविधान सभा में, कि भाई किस प्रकार से आपने ये खाका तैयार किए हैं, और सबको सुनाते हैं, ताकि उसमें कोई चीज़ ऐसी भी हो कि जो मतलब अच्छी नहीं हो, और कोई चीज़ कि भाई हाँ ये ठीक है, होने लायक है, नहीं है, तो उसमें वो क्या करते हैं? अपील डालते हैं कि भाई इसमें संशोधन करो। और वो बात, उसका जवाब, यानी जब संविधान सभा में प्रारूप का जो प्रथम वाचन चल रहा था, पठन चल रहा था, तो उसमें क्या है कि जो संविधान सभा के अन्य सदस्य हैं वो क्या करते हैं कि जैसे उनको लाइनें सुनाई देती है और वो खड़े होके भाई इसमें ये इसकी जगह ये होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था, तो उसका जवाब देता है भीमराव अंबेडकर कि हाँ, मतलब कुछ बातें ऐसी भी है कि जिसमें अब आपको पता है कि कोई काम आप अगर कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको अच्छा लगे, इसी कारण कर रहे हैं, या फिर उसमें कोई और भी कारण हो सकता है। अब मैं केवल सलाह दे सकता हूँ कि ये आप क्यों कर रहे हैं, तो आप उसमें रीजन बताएंगे। अब मेरे मन में कुछ और है और आपके मन में कुछ और है, तो आप अपने मन से कुछ बताएंगे कि मैं इस कारण से कर रहा हूँ, और हो सकता है मुझे वो बात ठीक लगे कि हाँ आप सही कर रहे हैं। इसलिए उसका जवाब देने का काम था किसका था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके बारे में जवाब देते, और उसके लिए बहुत सारे हम कह सकते हैं संशोधन के बारे में है जो कि पॉइंट आए कि इसके अंदर संशोधन करने, उनमें से कितने जो स्वीकार किए गए उनमें संशोधन किया गया, बाकी के अंदर है जो कि जवाब दे करके बाबा साहेब ने उनको राजी कर दिया, ठीक है। और कुल इसमें बैठकों की बात करें तो कुल 36 बैठकें हुई थी 7वें संविधान अधिवेशन के अंदर है जो कि कुल कितनी 36 बैठकें हुई थी। और अधिकतम बैठकों की बात करें तो 38 हुई थी। कौन से अधिवेशन की बात कर रहे हैं हम? 9वें अधिवेशन में सर्वाधिक बैठकों वाला अधिवेशन कहलाता है, उसमें 38 बैठकें हुई थी, और 36 किस में हुई थी? 7वें अधिवेशन के अंदर, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया? अब लिखो आप, छठे अधिवेशन से लेकर के यहाँ तक 7वें अधिवेशन तक है जो कि किस पे चर्चा की गई? प्रारूप समिति द्वारा देखो इसमें लिखो आप,
छठे अधिवेशन से लेकर सातवें अधिवेशन तक किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा। ऐसे सारे सदस्य थोड़ी पढ़ेंगे उसको, प्रारूप समिति को सौंपा था ये कि हाँ भाई देखो इसको क्या है, ये ठीक है क्या। प्रारूप समिति के द्वारा, प्रारूप समिति के द्वारा BN राव के प्रारूप पर चर्चा की गई। BN राव के प्रारूप पर चर्चा की गई। ठीक है। फिर सातवें संविधान संशोधन में सॉरी मेरे को यही नाम क्यों आ रहा है, संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन की एक लाइन लिखवा दी थी 1951 वाली, तो उसके बाद में यही नाम याद आ रहा है। कैसे बोलूं इसको? बताओ कोई कुछ। वैसे ये थोड़े अधिवेशन बचे हैं, इसको खत्म करते हैं, फिर नाम नहीं लेना पड़ेगा। फिर लिखो, सातवें अधिवेशन में प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप पेश किया गया। सातवें संविधान, अभी वही नाम आ रहा है, अधिवेशन में सातवें अधिवेशन में प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप पेश किया गया। सातवें अधिवेशन में प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप पेश किया गया। जिसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 315 और अनुसूची की संख्या थी 8। अनुसूची की संख्या 8 थी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। जो प्रारूप समिति के द्वारा पहला प्रारूप जो पेश किया गया, उसके अंदर अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 315 और अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। और BN राव के द्वारा किया गया था, उसके अंदर जो प्रारूप पेश किया गया था उसमें 243 अनुच्छेद प्लस से 13 अनुसूची थी। ठीक है, और इसमें संविधान सभा के अंदर संविधान का जो पहला प्रारूप जो पेश किया गया था उसका पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चलता है, जिसके दौरान कुल 36 बैठकें हुई। यहां तक लिख लिया? चलो लिखो।
लिखो संविधान के प्रारूप पर, इसी के अंदर है 7वें अधिवेशन में, संविधान के प्रारूप पर पहला वाचन, क्या पहला पठन कहो, वाचन कहो, कब से कब तक चला था? 4 नवंबर से 9 नवंबर तक किया गया। 9 नवंबर तक किया गया पहला पठन, ठीक है। 9 नवंबर 1948 और लिख दो इसमें, 9 नवंबर 1948 तक। अड़तालीस तक किया गया। देखो यहाँ पे लिखा ना मैंने, नवंबर 1948, तो इसमें 4 नवंबर से 9 नवंबर तक किया है, लिख लो इसको। इसके बाद में लिखो, हाँ इसमें एक चीज़ और लिख दो, इसमें कुल 36 बैठकें हुई है इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन में कुल 36 बैठकें हुई है। अब तक की सर्वाधिक बैठकें है, अब तक का मतलब 7वें अधिवेशन तक, 7वें अधिवेशन तक की सबसे अधिक बैठकें 36 बैठकें हुई। कुल बैठक संख्या 36। और 8वां अधिवेशन कोई बड़ा नहीं था, उसमें केवल राष्ट्रमंडल की के बारे में है जो कि संबंध में चर्चा की गई थी। आठवां अधिवेशन मई से जून 49 तक चला था। इसमें लिखो 8वां अधिवेशन मई 49 से जून 49 तक। इसमें केवल राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली गई थी भारत के द्वारा। तो इसके बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता पर चर्चा की गई और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वैच्छिक कहा गया। इन्होंने कहा कि अगर कोई राष्ट्रमंडल की सदस्यता अगर लेते हैं तो ऐसे नहीं है कि आप उपनिवेश देश माने जाते हैं कि भाई आप उनके नीचे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता लेना है वो एक स्वैच्छिक बताया गया है, अपनी इच्छा से ले सकता है कि ये कोई किसी प्रकार की गुलामी का अंश नहीं है। और इसमें बैठक कुल जो है 23 बैठक हुई थी। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ लिखने वाली बात है नहीं, कोई बड़ा अधिवेशन नहीं है। फिर भी देखो इतनी सी बात करनी थी, एक लाइन लिखनी थी, फिर भी 23 बैठक हो गई। पता नहीं चाय का खर्चा नहीं लगता था क्या? राष्ट्रमंडल की सदस्यता पर चर्चा। पर चर्चा की गई और इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, सीधा JL नेहरू लिख सकते हो आप। जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया या फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता को क्या बताया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वैच्छिक बताया गया। स्वैच्छिक बताया।
इसमें गुलामी का कोई अंश नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम अगर राष्ट्रमंडल की सदस्यता अगर ग्रहण कर लेते हैं तो हम गुलाम हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इन्होंने कहा है गुलामी का कोई अंश नहीं है। ठीक है, गुलामी का अंश नहीं है। कि आपको लेनी पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं, अगर लेना चाहते हैं तो ले लो। लिख लिया। और इसमें बैठकों की संख्या लिख लो 23। बैठकों की संख्या नौवें अधिवेशन में कितनी पढ़ेंगे? सर्वाधिक 38। और सातवें में कितनी थी? 36। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है यहाँ पे कि सातवें अधिवेशन में बैठकों की संख्या कितनी थी? 36, 38, 37, 23 या 11। लिख लिया यहाँ तक? लिखो। इसके बाद में 9वां अधिवेशन पढ़ते हैं, वो भी कोई बड़ा नहीं है। अब उसमें भी 38 बैठक हुई, लेकिन बड़ा अधिवेशन नहीं है वो भी। चले तो 9वां अधिवेशन, 9वां लिखेंगे या 9वां लिखेंगे? 9वां ही होता है, आप लिख लेना अपने हिसाब से। 9वां अधिवेशन जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर 1949 तक चला। इसमें क्या काम किया गया भाई? हिंदी अनुवाद किया गया। संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया उस पे उसका हिंदी अनुवाद किया गया, क्योंकि संविधान सभा के अंदर जो अधिकतर सदस्य जो थे वो अंग्रेजी लिखना बोलना जानते थे। क्यों? क्योंकि अधिकतर सदस्य जो थे वो वकालत करके, मतलब हम कह सकते हैं सबने है जो कि सब वकील थे एक तरह से, और बाहर से डिग्रियां करके आ रखे थे, मतलब अलग अलग देशों से। तो वो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं अंग्रेजी बोलना लिखना जानते थे। इसलिए 9वें अधिवेशन में, यानी जो कि जुलाई से सितंबर 49 तक चला था, जिसमें संविधान का हिंदी अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? बसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया। और ये जो हिंदी अनुवाद समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त थे। तो और इसमें सर्वाधिक बैठकें, बस इसमें दो लाइन लिखनी है आपको, ज़्यादा कोई
भार वजन उठाने वाली बात नहीं है इसमें। देखो, संविधान का हिंदी अनुवाद किया गया, इस अधिवेशन में संविधान का हिंदी अनुवाद किया गया। इसमें संविधान का हिंदी अनुवाद किया गया। इसमें संविधान का हिंदी अनुवाद किया गया। समिति के अध्यक्ष कौन थे? हिंदी अनुवाद समिति, हिंदी अनुवाद समिति के अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता। घनश्याम गुप्ता थे, घनश्याम गुप्ता, ठीक है। घनश्याम गुप्ता या घनश्याम सिंह गुप्ता लिख लो, घनश्याम सिंह गुप्ता पढ़ा था मैंने। गुप्ता। और संविधान संशोधन ये हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? हिंदी अनुवाद का हिंदी अनुवाद बसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया था। इसलिए संविधान का हिंदी अनुवाद हिंदी अनुवाद बसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया। सर्वाधिक बैठकें कितने हुए थे इसमें? सबसे ज्यादा बैठकों वाला अधिवेशन, सर्वाधिक बैठकों वाला अधिवेशन। बैठकों वाला अधिवेशन। कितनी बैठकें हुई इसमें? 38 बैठक। 38 बैठकें। तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना आपको। इसके बाद में आता है 10वां अधिवेशन। 10वां कब से कब तक चला था? ये 49 अक्टूबर 1949 में था। इसमें भी 10 बैठक हुई थी। और चलो लिखो, इसको पहले पढ़ते हैं। इसमें 10वें अधिवेशन के अंदर संविधान का दूसरा वाचन किया गया, दूसरा वाचन पर काम किया गया। और संविधान का दूसरा जो वाचन है वो 15 नवंबर 48 से है, जो कि यानी 7वें अधिवेशन से लेकर के 10वें अधिवेशन तक चला था। कब तक चला था? 7वें अधिवेशन 15 नवंबर 48 से लेकर के। और पहला अधिवेशन तो कब तक इस पे 4 नवंबर से लेकर के और 9 नवंबर तक, सॉरी नवंबर था क्या? 7वें में किया गया था पहला। हाँ ये रो, मैं भूल गया था, बोल रहा हूँ था ना, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, सही बोल रहा था। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक है, जो कि संविधान के प्रारूप पर जो है संविधान का पहला पठन होता है, वाचन होता है। और दूसरा जो वाचन है वो स्टार्ट होता है 7वें अधिवेशन में 15 नवंबर से, 15 नवंबर 48 से लेकर के है, जो कि 7वें अधिवेशन यानी 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। काफी लंबा चला था। तो मतलब कितना, 11 महीने और 2 दिन हो जाते हैं। 15 नवंबर 48 से लेकर के और
17 अक्टूबर 1949 तक। कितना होता है भाई? लगभग 1 साल हो जाता है ना, 11 महीने 1-2 दिन ऊपर ही चल जाते हैं ना, 15 से 17 तब तक। मतलब ये इतने टाइम तक है जो कि इस पे वाचन चला। और संविधान का दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन कहलाता है। संविधान का दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन था। लिख लिया यहां तक? जिसमें कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 7635 संशोधन आए थे, और उनमें से स्वीकार कितने को किया गया था? 2473 को स्वीकार किया गया और उसमें संशोधन किया गया। ठीक है, तो अब लिखो आप 10वां अधिवेशन। दसवां अधिवेशन कब हुआ था? अक्टूबर 1949। इसमें कुल कितनी बैठक हुई थी? इसमें कुल 10 बैठक हुई थी। इतना लंबा था, उसके बावजूद भी 10 बैठक। अच्छा, संविधान संशोधन जो संविधान, ये क्या बोल, अधिवेशन, जो 10वां अधिवेशन है, इसमें लिखो आप, इस अधिवेशन में संविधान के दूसरे वाचन पर काम किया गया। इस अधिवेशन में संविधान के दूसरे वाचन पर काम किया जाता है। संविधान के दूसरे वाचन पर कार्य किया जाता है। ठीक है, दूसरा वाचन, संविधान का दूसरा वाचन 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चला था। कब से कब तक? संविधान का दूसरा वाचन आरंभ कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 को। 15 नवंबर 1948, यानी कोष्टक में लिख दो 15 नवंबर 1948, 7वें अधिवेशन से। 7वें अधिवेशन से 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक। 7वें अधिवेशन से 17 अक्टूबर, कब तक चला था? 17 अक्टूबर 1949, कोष्टक में लिख दो 10वें अधिवेशन तक। दसवें अधिवेशन तक चला था दूसरा वाचन। 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन, 7वां अधिवेशन मतलब 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। क्या 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक कितना टाइम हो जाता है भाई? 15 नवंबर से 15 नवंबर 1 साल हो जाता, और ये अक्टूबर है और 17, तो मतलब 11 महीने कुछ दिन हो जाते ना। फिर लिखो, संविधान का दूसरा वाचन सबसे लंबा था। संविधान का दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन था। संविधान का
दूसरा वाचन सबसे लंबा वाचन था, जिसमें कितने संशोधन आए थे भाई? जिसमें कुल संशोधन 7635 आए थे, जिसमें कुल 7635 संशोधन आए, जिनमें से 2473 को है जो कि स्वीकार किया गया, जिसमें कुल 7635 संशोधन आए, जिनमें कुल 7635 संशोधन आए। जैसे लिख दो, जिसमें कुल 7635 संशोधन आए कि भाई ये करेक्शन करना है, ये काटा छांटी करनी है, जो भी संशोधन आए उनमें से कितनों को स्वीकार किया भाई प्रारूप समिति ने? उनमें से 2473 को स्वीकार किया। ठीक है, 7635 संशोधन आए, उनमें से 2473 स्वीकार किए गए। 2473 संशोधन को स्वीकार किया गया है, जो भी लिख लिया यहाँ तक। अब 11वां अधिवेशन पढ़ते हैं, नवंबर 1949 में हुआ था। लिख दिया, यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट लिखो 11वां अधिवेशन। 11वां अधिवेशन अगर ऐसे लिख दो तो ठीक नहीं है क्या? 11वां अधिवेशन नवंबर 1949। तो इसमें हम बात करते हैं, ये 11वां अधिवेशन जो है नवंबर 1949 से में हुआ था, और इसमें संविधान का तीसरा वाचन जो किया गया, तीसरे वाचन पर काम किया गया। संविधान का तीसरा वाचन, इसमें संविधान पर तीसरा वाचन किया गया। वाचन ये कब तक चला था? 17 नवंबर से 26 नवंबर तक, 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, और 26 नवंबर को भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक विधेयक लाया गया। 26 नवंबर
1949 को B.R. अम्बेडकर द्वारा एक विधेयक लाया गया, जिसके नाम की बात करें तो अंग्रेजी में है उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड, यानी जिसको हिंदी में अगर बात करें तो संविधान सभा द्वारा निर्धारित संविधान को पारित किया जाए। ये था, क्या था इस विधेयक का नाम था, अंग्रेजी में लिख लो इसको, भाषा शैली अंग्रेजी रहेगी, लिख लो इसको हिंदी में, जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड, जिसका नाम लिखो कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड by assembly be passed, यानी संविधान सभा द्वारा निर्धारित संविधान को पारित किया जाए। तो ये नाम था इसका, और इस दिन इस विधेयक को पारित किया गया, लिख दो, जो इस दिन संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, जो इस दिन संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखो आप, इस प्रकार से भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, इस प्रकार से, और कितने अनुच्छेद जोड़े गए, कितने अनुच्छेद को उसी टाइम लागू कर दिया, इस प्रकार भारतीय संविधान को 16 अनुच्छेद, भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। और कुल 16 अनुच्छेद को तथा संविधान के कुल कुछ भाग व 16 अनुच्छेद लागू किए गए, तथा संविधान के कुछ भाग व अनुच्छेद 16 नहीं, 16 अनुच्छेद लागू किए गए, ठीक है। लिखो इसको, कौन से थे 16 अनुच्छेद, एक तो 5 था, 5, 6, 7, 8, 9, और उसके बाद में 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388 और 391, 392, 393, 394, ये 16 अनुच्छेद है। तो इसको हम आगे क्रियान्वयन में लिख देंगे, ठीक है। संविधान का क्रियान्वयन उसमें मैं लिखवा दूंगा आपको कि कौन कौन से जो अनुच्छेद है, 16 अनुच्छेद जोड़े गए। देखो 5, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद में 60, 324, 366, 367, 368,
368 नहीं था, सॉरी, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये 16 अनुच्छेद थे। इसमें याद करना पड़ेगा ये आपको, ऐसे काम चलेगा नहीं, ठीक है। और जिसमें 393 था उसके तहत ये बात की गई कि संविधान का जो नाम है वो भारत का संविधान रखा गया जाएगा। क्या बात इसमें की गई? 393 के अंदर क्या उल्लेख देखने को मिलता है अनुच्छेद के अंदर कि संविधान का जो नाम है वो भारत का संविधान नाम रखा जाएगा। दूसरी बात है अनुच्छेद 394 की बात करें तो उसमें था कि उक्त 15 अनुच्छेद, यानी 394 के अलावा कितने थे? 15 अनुच्छेद, कि बाकी सारे भी जो अनुच्छेद है वो अतिशीघ्र लागू होंगे। और अतिशीघ्र का मतलब 15 जो अनुच्छेद है वो अभी लागू होंगे, और शेष संविधान जो है पूरा का पूरा संपूर्ण संविधान वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी जो 16 अनुच्छेद है इनको भी हम खोल करके पढ़ेंगे आगे। और इसके बाद में ये अधिवेशन हो जाता है हमारा 11वां 12वां अधिवेशन। पढ़े या यहीं तक पढ़े? चलो टाइम देखते हैं, टाइम चलो 12वां अधिवेशन पढ़ लेते हैं ना, अधिवेशन कंप्लीट कर देते हैं फिर। या कल पढ़े? बताओ कुछ। चलो 12वां अधिवेशन कल पढ़ेंगे, या फिर उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ना। तो 12वां जो अधिवेशन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन 2 सदस्यों के द्वारा है जो कि संविधान सभा की सदस्यता और ग्रहण की गई थी, या फिर हम कह सकते हैं उनको जोड़ा गया था संविधान सभा के अंदर। तो वो कौन थे? एक तो YS परमार था जो हिमाचल प्रदेश से आए थे, एक था मुंबई से आए थे जिनका नाम था रतन भा कुमार, ठीक है। और संविधान सभा के समक्ष में है जो कि संविधान की 3 कॉपियां, 3 प्रतियां जिसको हम कह सकते हैं, वो संविधान सभा के समक्ष रखी गई थी, जिनमें से 3 कॉपियां कौन कौन सी थी? एक तो हस्तलिखित हिंदी थी, एक हस्तलिखित अंग्रेजी थी, और एक प्रिंट अंग्रेजी थी। जिसमें से संविधान सभा ने किसको स्वीकृति दी भाई? संविधान सभा द्वारा किस पे हस्ताक्षर किए गए? 3 कॉपियां रखी गई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के समक्ष 3 प्रतियां यानी 3 कॉपियां संविधान लिखित संविधान की वहां पे रखी गई, जिनमें से एक तो थी लिखित हस्तलिखित हाथ से लिखे हुए अंग्रेजी शब्द, और एक तो थी हाथ से लिखी हुई हिंदी के संविधान की हम कह सकते हैं हिंदी राइटिंग थी, और तीसरी कॉपी थी प्रिंट अंग्रेजी। तो हस्तलिखित अंग्रेजी जो थी उसको स्वीकार किया गया कि भाई ये ठीक है, ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा संविधान पर किस कॉपी पे हस्ताक्षर किया गया? अंग्रेजी, हस्तलिखित अंग्रेजी पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और संविधान पर सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू द्वारा हस्ताक्षर किए गए। संविधान सभा पर सबसे पहले किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो व्याख्या नहीं कर लेते आज। तो देखो इसमें अलग अलग बात आती है। संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू करते, लेकिन सबसे अगर रैंक के हिसाब से बात करें, चलो बताता हूं मैं आपको। संविधान सभा पर सबसे पहले हस्ताक्षर कौन करते हैं? नेहरू करते हैं, ठीक है। अंतिम की बात करें तो कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद करते हैं। कौन करते हैं? अंतिम बात करें, अंतिम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद। अब ये तो पहले हस्ताक्षर समय की, यानी जब इन्होंने हस्ताक्षर किए उस टाइम संविधान पर एक भी हस्ताक्षर नहीं था, और जब राजेंद्र प्रसाद ने किए उस टाइम सभी के हस्ताक्षर हो चुके थे। ये अंतिम हस्ताक्षर था। क्या यहां तक समझ में आया? सबसे पहले संविधान सभा पर हस्ताक्षर जो करने वाले संविधान पर हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और अंतिम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। अब यहां प्रश्न एक और उठता है,
वो कैसा है कि संविधान पर क्रम के अनुसार पहला हस्ताक्षर किसका है, क्रम के अनुसार आखिर हस्ताक्षर किसका है। तो क्रम के अनुसार पहला जो हस्ताक्षर है वो किसका माना जाता है, राजेंद्र प्रसाद का, और अंतिम किसका माना जाता है, फिरोज गांधी का। अब यहाँ पे बात करते हैं क्रम के अनुसार, क्रमानुसार हस्ताक्षर पहला आ जाता है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का, और अंतिम हो जाता है अंतिम फिरोज गांधी का। क्या ये बात आपको समझ में आई कुछ? अब बात करते हैं, जैसे ही ये संविधान है, ठीक है, इसकी प्रति है, इस पे सिग्नेचर करना है, तो सबसे पहले आकर के, अभी खाली पड़ा है पूरा सिग्नेचर वाला, पूरा हम कह सकते हैं पेज खाली पड़ा है, इसमें सबसे पहले आते हैं नेहरू। मानो कि इन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद उसके बाद में सबने कर दिए। अंतिम रूप में बिल्कुल लास्ट में कौन आता है, राजेंद्र प्रसाद। ये आकर के हस्ताक्षर करते हैं ऊपर, यहाँ पे फंसा देते हैं अपना नाम, राजेंद्र प्रसाद। अब इन्होंने किया तो सबसे लास्ट किया, सबसे लास्ट हस्ताक्षर, तब तक सभी लोगों ने कर दिए थे। और श्रेणी के रूप में, क्रम के रूप में बोले तो पहला हो गया, कर्मानुसार की अगर बात करें तो पहला हो गया इनका, ठीक है। और अंतिम की बात करें फिरोज गांधी, दो बात आ गई, पहली बार करने वाले, सबसे पहले करने वाले नेहरू, और रैंक में पहला राजेंद्र प्रसाद का। अब बात करें रैंक में, अंतिम तो हो गया फिरोज गांधी का, और लास्ट में किया किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम में हस्ताक्षर किया, सबसे लास्ट में हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति था राजेंद्र प्रसाद। समझ में आया यहाँ तक? चलो बाकी हम कल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और संविधान पर कुल 284 सदस्यों द्वारा इस पे हस्ताक्षर किया, ठीक है, और जिसमें महिलाओं की संख्या थी 8। चलो एक फिर से इसमें बात करते हैं, 284 जो सदस्य इसमें हस्ताक्षर करने वाले थे, तो 283 के बाकी थे। उस टाइम कौन कर चुका था, नेहरू कर दिया था, नेहरू 283 के इसके बाद में हुए थे। और 283 के हो जाने के बाद में 284वां जो व्यक्ति था वो था राजेंद्र प्रसाद। और अगर 284 का 1 2 3 4 ऐसे अगर रैंक से हिसाब से बात करें तो सबसे पहले आता है राजेंद्र प्रसाद का, जिसने बिल्कुल अंतिम रूप में किया था, जिसने बिल्कुल लास्ट में किया था, उसने फंसा दिया ऊपर। तो गिने ऐसे 1 2 3 4 किसने किसने किया, तो उसमें पहले नंबर पे आता राजेंद्र प्रसाद का। समझ में आ गया अब तो यहाँ तक? और फिरोज गांधी का बिल्कुल अंतिम 284 नंबर में, एक से काउंटिंग करें ना तो नीचे नीचे इनका हस्ताक्षर, फिरोज गांधी का इनका, ठीक है। तो समझ में आया कुछ? मिटा देते इसको, ये वैसे हम कल पढ़ेंगे क्लास से, उसके अंदर अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 12वां अधिवेशन है, उसके बाद में क्रियान्वयन करेंगे पूरा इसका, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।